आज हम इंडियन पॉलिटी में देखेंगे मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बना, क्या क्या चीज़ें हुई थी उसमें, वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ नेशन दैट डिटरमाइन द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट एंड गारंटी सर्टेन राइट्स टू पीपल। मतलब कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल और लॉज जो किसी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं उसकी पावर और ड्यूटीज़, और कुछ सर्टेन राइट्स गारंटी करते हैं वहाँ के पीपल को। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन भी हो सकता है और नॉन रिटन भी हो सकता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि यूएसए है या फिर इंडिया है, दोनों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल हैं। और जो ब्रिटेन है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है अभी तक। फिर इसके बाद है कुछ फैक्ट्स जैसे कि वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो वर्ल्ड का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएसए का माना जाता है। और जो एशिया में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था वो लिखा था जापान ने। और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो है इंडिया का। इसके बाद हम देखते हैं कि किस किस कंट्री में किस टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि यूएसए का काफ़ी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज लाना होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, दोनों हाउसेस की परमिशन चाहिए हर लॉ को चेंज करने के लिए। वहीं जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल माना जाता है, वहाँ पे हम काफ़ी आसानी से कोई लॉ चेंज कर सकते हैं। और इंडिया में जो है वो फ्लेक्सिबल भी है एज वेल एज रिजिड भी है। कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पे काफ़ी आसानी से लॉ चेंज हो जाते हैं, और वहीं जैसे प्रेसिडेंट को हटाना या फिर ऐसी चीज़ें तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ये फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड कब कब हुई थी, सबसे पहले हमें ये देखना है। सबसे पहले 1922 में गांधी जी डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले गांधी जी ने डिमांड करी थी कि एक इंडिया का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उनकी एक हरिजन पत्रिका थी, उसके माध्यम से उन्होंने ये डिमांड करी थी। नेक्स्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू डिमांड्स इंडिया एज अ डोमिनियन स्टेट। अब 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने ये डिमांड किया था कि इंडिया को एक अलग से डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना चाहिए, भले ही उसमें जो ऊपर पावर चलाए वो ब्रिटिशर्स की हो। लेकिन इसका विरोध जो है इंडिया में आईएनसी के मेंबर्स ने खुद किया था। फिर इसके बाद 1934 में एम एन रॉय वॉज फर्स्ट टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एम एन रॉय जो थे वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने इंडिया के अंदर एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए इसके लिए बोला था। फिर 1940 द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश इन अगस्त ऑफर 1940। एक अगस्त ऑफर आया था ब्रिटिशर्स की तरफ से, और उसमें उन्होंने जो इंडिया की डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसको मान लिया था। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन वॉज सेटअप। पीएम एटली सेंड 3 कैबिनेट मिनिस्टर टू इंडिया। इसके बाद 1946 में एक कैबिनेट मिशन बनाया गया, जो पीएम एटली वहाँ पे जीते थे अपना इलेक्शन। उन्होंने 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स को इंडिया में भेजा। वो कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस जो इस कैबिनेट के प्रेसिडेंट थे, एवी एलेक्जेंडर जो मिनिस्ट्री ऑफ नेवी में थे वहाँ पे, और तीसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स। आगे हम देखेंगे अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो जो कैबिनेट मिशन बना था 1946 में, उसके रिकमेंडेशन पे ये फॉर्म हुई। इसकी जो सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग थी वो हुई थी सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, जो कि है न्यू दिल्ली में। कब हुई थी ये? 9 दिसंबर 1946 में। तो इसमें जो उस टाइम पर कोई चेयरमैन नहीं था, तो सचिन आनंद सिन्हा जो कि सबसे उस टाइम पर बुज़ुर्ग थे, उन्हें एज अ प्रोविंशियल चेयरमैन बनाया गया। लेकिन जब सेकंड मीटिंग हुई तो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, और वो बने थे राजेंद्र प्रसाद। और उस टाइम पे 2 वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए गए, जो कि थे एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। और ऑन दिसंबर 13, 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए, जो बाद में प्रियम्बल बना हमारा। उसमें क्या डिक्लेयर किया कि उन्होंने इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, मतलब कि अब इंडिया जो है एक रिपब्लिक इंडिपेंडेंट स्टेट है, और वो अब सोवरेन है, मतलब कि अपने जो फैसले है वो अपने खुद की पावर से ले सकता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे। पार्टीशन से पहले जो टोटल मेंबर्स थे वो थे 389। इसमें से जो 296 मेंबर थे वो थे प्रोविंशियल स्टेट से, और जो 93 मेंबर्स थे वो थे प्रिंसली इंडिया से। प्रिंसली इंडिया मतलब कि जो ब्रिटिश के अंडर नहीं थे, वहाँ पे अभी भी राजाओं का रूल्स चलता था। और ये जो 296 है, इसमें जो 292 थे वो थे प्रोविंशियल स्टेट, और इसमें से 4 जो थे वो थे कमिश्नरी स्टेट। इन्हें हम ABCD से याद रख सकते हैं। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग जो कि अब कर्नाटक में है, और D फॉर दिल्ली। अब ये जो 292 मेंबर्स थे, इनमें से अगर हम पार्टी वाइज देखें तो 208 मेंबर्स जो थे वो कांग्रेस से थे, 73 जो थे वो मुस्लिम लीग से थे, और जो 11 थे वो अदर पार्टी से थे। और अगर हम रिलीजन वाइज देखें तो 213 जनरल मेंबर्स थे, 79 जो थे इसमें मुस्लिम्स थे, और 4 जो थे वो सिख थे। और इसमें हमें ये भी याद रखना है कि इसमें वुमेंस भी थी, मतलब टोटल जो मेंबर्स थे 389 में वुमेन जो थी टोटल वो 15 थी, और जो शेड्यूल्ड कास्ट से थे वो थे 26, एंड जो शेड्यूल्ड ट्राइब से थे वो थे 33 मेंबर्स। और जो आगे क्या हुआ कि आफ्टर पार्टीशन जो मुस्लिम लीग थी वहाँ पे, और जो कुछ बाकी कमिश्नरी स्टेट थे वहाँ के मेंबर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को छोड़ के चले गए, तो हमारे पास 299 मेंबर्स बाकी बच गए थे इसमें।